गीतांजलि लेके आई हूँ नॉनस्टॉप खबरें बाय इन टाइम्स की ओर से। अखिलेश यादव ने केंद्र यूपी सरकार पर प्रवासी मजदूरों को फेरी लगाने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों पर प्रवासियों को विशेष ट्रेनों में वापस लाने के लिए पैसा वसूलने के लिए हमला किया। अब बीजेपी समर्थकों को यह सोचना होगा कि अगर समाज के गरीब तबके से उनके घर वापस आने के लिए शुल्क लिया जा रहा है तो क्या होगा। क्या दबाव और भावुक अपील के साथ पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपए जमा होंगे। अब आरोग्य सेतु ऐप से 100 रुपए चार्ज करने की खबर है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा। एक अन्य ट्वीट में यादव ने हवाई जहाज से फूलों की बौछार के महत्व पर सवाल उठाया। जब विभिन्न संगरोध में कुप्रबंधन की खबरें हैं सेंटर्स विभिन्न संगरोध केंद्रों में कुप्रबंधन की खबरें आ रही हैं, जबकि कुछ जगहों से भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं को सरकार और प्रशासन द्वारा धमकी दी जा रही है। अन्य लोगों द्वारा भोजन की कमी की शिकायत पर खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या है फूलों की बारिश का महत्व, उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा। भारत की कोविड-19 मृत्यु दर 3.2% वैश्विक स्तर पर सबसे कम। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि भारत की कोविड-19 मृत्यु दर 3.2% दुनिया में सबसे कम है और इस बीमारी से उबरने के बाद 10,000 से अधिक कोरोना वायरस रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 10,000 कोविड-19 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। जो अभी भी अस्पतालों में भर्ती है वे ठीक होने की राह पर है। यदि पिछले 14 दिनों में दोहरीकरण दर 10.5 दिन थी तो आज लगभग 12 दिन है। मंत्री ने मीडिया को बताया, हमारी 3.2% मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि 2,644 अधिक कोविड-19 केंद्र मामलों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में 19 मामलों और 83 मौतों की वजह से देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 39,980 तक पहुंच गई है। रविवार को 28,046 सक्रिय मामले हैं, जबकि 10,633 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय को सील कर दिया गया क्योंकि 2 स्टाफ सदस्य कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के मुख्यालय को कोरोना वायरस के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी और अर्धसैनिक बल के एक बस चालक के सकारात्मक परीक्षण के बाद सील कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह 5 मंजिला इमारत सेंट्रल के अंदर स्थित है। लोधी रोड पर सरकारी कार्यालय सीजीओ परिसर। मुख्यालय में कार्यरत एक विशेष महानिदेशक एसडीजी रैंक के अधिकारी के व्यक्तिगत सचिव ने शनिवार को वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। उन्होंने कहा, बस चालक जो मुख्यालय में काम करने वाले कर्मियों को नियुक्त करता है बीमारी को अनुबंधित किया है, उन्होंने जोड़ा। सीआरपीएफ मुख्यालय से जुड़े एक चालक ने कोविड-19 का परीक्षण किया। एक मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा, कार्य पूरा होने तक मुख्यालय को बंद कर दिया जाता है। रविवार से मुख्यालय में अधिकारियों को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि बल ने जिला निगरानी अधिकारी को आवश्यक प्रोटोकॉल शुरू करने के लिए सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा, चिकित्सा दिशा निर्देशों के अनुसार इमारत की समयबद्ध उचित सीलिंग के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। यूपी ने किसानों को गेहूं खरीद के लिए भुगतान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया। उत्तर प्रदेश सरकार तंग स्थिति में है क्योंकि रबी की फसल खरीदने के लिए किसानों को भुगतान करने के लिए उसके पास कोई फंड नहीं है। राज्य सरकार को किसानों का भुगतान करने के लिए बैंक ऋण में 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की आवश्यकता है। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा से गेहूं खरीद के खिलाफ किसानों को भुगतान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए यूपी स्टेट फंड एंड एसोसिएशन कमोडिटीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार इस गेहूं की 5.5 मिलियन टन खरीद का लक्ष्य बना रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले सीजन। अब तक विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा 0.8 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है।
वर्तमान में राज्य में चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में राजस्व प्रवाह में गिरावट का कारण गंभीर आर्थिक परिदृश्य का सामना करना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार आगे आने वाली कठिन चुनौतियों से उबरने की रणनीति तैयार करने के लिए व्यापक बैठक कर रही है और आगामी आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम नियुक्त करेगी। रविवार को अधिकारियों ने हाल ही में समीक्षा बैठक में अधिकारियों से पूछा, राज्य के खजाने को मजबूत करने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए वैकल्पिक स्रोत। यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड-19 आर्थिक रणनीति के बाद प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गहराई से परेशान और दर्दनाक कश्मीर में 5 सुरक्षा कर्मियों की हत्या पर राजनाथ सिंह बोले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा क्षेत्र में एक आतंकरोधी अभियान में 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, एक कर्नल और एक प्रमुख सहित 5 सुरक्षा कर्मियों की हत्या को गहन रूप से परेशान करने वाला और दर्दनाक बताया। कर्मियों ने आतंकवादियों के खिलाफ उनकी लड़ाई में अनुकरणीय साहस दिखाया और उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। हंदवाड़ा जम्मू और कश्मीर में हमारे सैनिकों को और सुरक्षा कर्मियों का नुकसान गहरा विचलित करने वाला और दर्दनाक है। उन्होंने अपनी लड़ाई में अनुकरणीय साहस दिखाया, आतंकवादियों ने और देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे, रक्षा मंत्री ने बताया। मैं सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो कार्रवाई में गिर गए। मेरा दिल परिवार में खो गया। उनके चाहने वाले आज भारत इन बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, सिंह ने कहा। देश में कोविड-19 मौत का आंकड़ा बढ़कर 1301 हो गया। 39,980 पर चढ़े मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार को देश में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1301 हो गई और मामलों की संख्या बढ़कर 39,980 हो गई। सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 28,046 थी, जबकि 10,632 लोग बरामद हुए हैं और एक मरीज ने पलायन किया, मंत्रालय ने कहा। कुछ मामलों में 111 विदेशी नागरिक शामिल हैं। 1,301 लोगों की मौत के बाद महाराष्ट्र में अधिकतम 521 मौतें हैं। इसके बाद गुजरात 262, मध्य प्रदेश 151, राजस्थान 65 है, दिल्ली 64, उत्तर प्रदेश 43 और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 33। प्रत्येक में मरने वालों की संख्या तमिलनाडु में 29, तेलंगाना में 28, जबकि कर्नाटक में बीमारी के कारण 25 मौतें हुई हैं। पंजाब में 20 कोविड-19 पंजीकृत हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8 लोगों की मौत, केरल, बिहार और हरियाणा में 4-4 मौतें हुई हैं। झारखंड में 3 कोविड-19 मौतें दर्ज की हैं। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और आसाम में 1-1 मौत हुई है। जेईई नीट के लिए 5 मई को नए सिरे से एग्जाम की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एक राहत में एचआरडी मंत्रालय ने रविवार को कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई तारीखें जेईई और नीट 5 मई को घोषित की जाएगी। देशव्यापी तालाबंदी के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसमें कोविड-19 का प्रसार शामिल है। 5 मई को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। यह उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता का अंत कर देगा। मंत्री एक ही दिन ऑनलाइन छात्रों के साथ बातचीत करेंगे, एक वरिष्ठ मंत्रालय के अधिकारी ने कहा। पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट मेडिकल कॉलेजों के लिए आयोजित किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत में प्रतिबंध मुक्त कृषि क्षेत्र चाहते हैं। अपने पहले कार्यकाल में कृषि में वांछित परिणाम देने में विफल रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि विपणन में सुधारों और कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंधों को उचित रूप से समर्थन देने के साथ मुक्त करने का आह्वान किया। बैठक में ENAM को ई-कॉमर्स को सक्षम करने के लिए एक मंच के रूप में विकसित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। पीएम ने शनिवार को कृषि पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, जिन्होंने कृषि में रणनीतिक हस्तक्षेप करने पर ध्यान केंद्रित किया,
एक आधिकारिक बयान में कहा गया। देश में एक समान वैधानिक ढांचे की संभावनाओं के आसपास काम, खेती के लिए नए तरीके की सुविधा के लिए जो कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करेगा। मौजूदा मार्केटिंग इकोसिस्टम में रणनीतिक हस्तक्षेप के अलावा मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट की अपनाने की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। बयान में कहा गया है। आरबीआई गवर्नर ने क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को 3 महीने में स्थगन लागू करने के अलावा एमएसएमई को विशेष रूप से कार्यशील पूंजी में सुधार के लिए ऋण प्रवाह में सुधार की आवश्यकता को दोहराया। शनिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हुए दास ने तालाबंदी के दौरान बैंकिंग अधिकारियों के योगदान को स्वीकार किया और देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने कदम बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस फर्मों और म्यूचुअल फंड सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रेडिट प्रवाह। पिछले हफ्ते केंद्रीय बैंक ने भी 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता वाली खिड़की खोली ताकि म्यूचुअल फंड घरों को संकट से उबरा जा सके। प्रतिक्रिया में बैंकों के साथ 2,000 करोड़ रुपए की कमी हुई, जिसका अर्थ है कि म्यूचुअल फंडों के बीच का संकट उतना गंभीर नहीं है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर को कम करके 3.25% हतोत्साहित करने वाले बैंकों को नकदी पर बैठने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने केंद्रीय बैंक के साथ सुपर क्लूज फंड को पार्क करना जारी रखा और रिवर्स रेपो विंडो के तहत 7 लाख करोड़ रुपए पार्क किए गए। कोविड-19 वार्ड में काम करने से इनकार करने पर पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच के 8 डॉक्टरों को शनिवार को राज्यों के प्रमुख अस्पताल से कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में गड़बड़ी करने और काम करने से मना करने पर निलंबित कर दिया गया। 8 डॉक्टर जो रेडियोलॉजी विभाग के पीजी छात्र हैं को निलंबित कर दिया गया है। कोविड-19 रोगियों पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर बीमल कुमार करक के लिए अलगाव वार्ड में काम करने से इनकार करने और काम करने से इनकार करने पर उन्हें ड्यूटी से इनकार करने और कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत दंडित किया गया है। अधीक्षक ने कहा उन्होंने कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी से अपेक्षित सहमति ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें निलंबित करने के निर्णय से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को अवगत कराया गया है। कोविड-19 राहुल गांधी ने उठाई सुरक्षा निजता की चिंता, आरोग्य सेतु ऐप बीजेपी ने किया दावा खारिज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन एक परिष्कृत निगरानी प्रणाली है जो एक निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स की जाती है, जो गंभीर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को बढ़ाता है। तकनीक हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन डर का इस्तेमाल उसके बिना ट्रैक करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सहमति उन्होंने कहा मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को यह पहचानने में मदद करता है कि उन्हें कोविड-19 संक्रमण का खतरा है या नहीं। यह कोरोना वायरस और इसके लक्षणों से बचने के तरीकों सहित महत्वपूर्ण जानकारी भी लोगों को प्रदान करता है। आरोग्य सेतु ऐप एक परिष्कृत निगरानी प्रणाली है जो एक प्राइवेट ऑपरेटर के लिए आउटसोर्स है, जिसमें कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं है, जो गंभीर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता चिंताओं को बढ़ाता है। प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रखने में मदद करे, लेकिन उनकी सहमति के बिना नागरिकों को ट्रैक करने के लिए भय का लाभ नहीं उठाना जाना चाहिए, उन्होंने कहा। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 790 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें 12,300 का आंकड़ा, 36 की मौत। शनिवार को 790 व्यक्तियों ने सकारात्मक परीक्षण के साथ, उनमें से 547 मुंबई में। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस रोगियों की संख्या 12,296 तक पहुंच गई, जबकि महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 521 तक पहुंच गई, जिसमें 36 नई मौतें हुई। 2,121 मरीज बरामद हुए और दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक बयान में कहा गया कि बरामद मरीजों की संख्या 2,000 हो गई। मुंबई में 36 मौतों में से 27 की सूचना दी गई थी।
12,296 कोरोना वायरस रोगियों की राज्यव्यापी टैली में 8,359 की राज्य की पूंजी थी। मुंबई में मरने वालों की संख्या 322 है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।